अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और जब भी आपको मौका मिले, वक्त मिले, तो अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। आप लोग बहुत से व्लॉग सुन चुके होंगे और ख़बरों में भी सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान के जो एक सहाफ़ी, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, अरशद शरीफ, उनका बहुत ही बेईमाना तरीक़े से कीनिया में कत्ल हुआ चंद रोज़ कबल। और जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के बाद पहली मर्तबा ये दूसरे सहाफ़ी हैं जिनका इतने पुरअसरार हालात में कत्ल हुआ है। कल उनकी तदफीन थी और मैंने कई ट्वीट्स भी किए थे इस बारे में कि अब इनकी तदफीन पर जो कम से कम जो सहाफ़ी बरादरी है वो बहुत बड़ी तादाद में सामने आए और मुल्क के अवाम तदफीन में शरीक हों, नमाज जनाजा में शरीक हों, ताकि जो हुकूमतें हैं कहीं की भी हों, केनिया की हो, पाकिस्तान, इंडिया, जो हुकूमतें हैं उन लोगों को ये पैगाम मिले कि अवाम जानते हैं कि इस किस्म के सहाफ़ी जो अशराफिया के जो तमाम पस पर्दा जिस किस्म के उनके मफादात होते हैं और जो हुकूमत के पर्दे में वो अपने अपने कारोबार कर रहे होते हैं, जो सहाफ़ी इनको इस किस्म के जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने जब लाना चाहते हैं या लाते हैं तो उन्हें मरवाने वाले फिर कौन लोग होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके जो मफादात हैं उनको कोई नुकसान पहुँचे और जो उनके जो तिजारती राज हैं वो सामने आ सकें और आवाम को ये पता चल सके कि वो किस तरह से वोट के नाम पर उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन दरअसल अपने तिजारती मफादात की हिफाजत की जाती है, उन्हें बढ़ाया जाता है और पुश्तों की पुश्तें जो हैं वो अरबपति होती चली जाती हैं। और इनके अरशद शरीफ के बारे में ये भी बता दूं कि इनको इनकी कारकर्दगी पर तमगा हुस्न कारकर्दगी भी मिल चुका था और ये इनका शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जिनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहा जाता है, जो हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश करते हैं और कोई सिर्फ इल्ज़ामात की सूरत में नहीं बल्कि दस्तावेज़ात भी सामने लाते हैं और बाकायदा सबूत के साथ ये बात करते हैं। और लिहाजा इस किस्म का जो सहाफ़ी है वो किसी भी हुकूमत को बिल्कुल सूट नहीं करता। या तो मैंने इस बारे में कई ट्वीट्स भी की थी कि एक सहाफ़ी की जनाजे में जब बहुत से लोग शरीक होंगे, हज़ारों की तादाद में अवाम और ख़ुद सहाफ़ी बरादरी आएगी, तो फिर हुकूमतों को ये पैगाम मिलेगा कि आप बेशक किसी सहाफ़ी के तज्ज़िये से, रिपोर्टिंग से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उसकी राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी जान लेने का हक़ नहीं है। और आप लोगों ने ये भी ज़रूर सुना होगा कि जब गुज़श्ता दिनों साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशा ख़ानी का बहुत केस चल रहा था, तहाइफ़ लेने पर, उसके पैसे पर, पेमेंट पर, और गो कि मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पर कि इनको हुक्मरानों को वो तहाइफ़ नहीं लेने चाहिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो कानून बना हुआ है उसको बदलने की ज़रूरत है और शायद जो हुक्मरान तबका है वो उसे बदलना नहीं चाहता क्योंकि ये उसके फ़ायदे में है। तो जब ये केस चल रहा था तो अरशद शरीफ ही ये नुक्ता सामने लाए थे कि ठीक है, अगर सिविल हुक्मरानों को वो तहाइफ़ लेने पर जवाबदेह होना पड़ता है जो उन्हें होना चाहिए, तो फिर फ़ौज के सरबराह भी ये बताएं कि वो गुज़श्ता 6 बरसों में कहाँ कहाँ गए, उनके वफूद कहाँ गए और ये कि उन लोगों को क्या क्या तहाइफ़ मिले, तो वो भी उन्हें कौम के सामने लाने चाहिए और ये बताया जाए कि वो जो तहाइफ़ होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है और फिर उनके साथ क्या किया जाता है और इसकी जो महकमा है इसकी इस बारे में क्या पॉलिसी है। तो मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान के जो इतने चैनल्स हैं जो छोटी छोटी बातों की भी लाइव कवरेज करते हैं और कुछ नहीं होता दिखाने को कोई लीडर घर से निकला है गाड़ी में तो उसकी गाड़ी के पीछे कैमरे दौड़ रहे हैं, तो फिर इनकी जो अरशद शरीफ की जो तदफीन थी शायद ये भी कुछ चैनल्स लाइव ज़रूर दिखाएं, शायद किसी ने चैनल ने दिखाया भी हो, लेकिन मैं 3 घंटे ये देखती रही कि वहाँ पर मुझे कोई इनकी तदफीन की फुटेज नज़र नहीं आई। लेकिन रात को जब मैंने देखा तो पता चला कि बहुत लोग, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो ज़्यादातर चैनल्स हैं जो बाहर के मुल्कों में देखे जाते हैं उनमें एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और कल तो ये पहला मौका था कि एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई।
جس میں پاکستان کی فوج کے محکمے ISPR جو ان کا محکمہ تعلقات عامہ ہے، اس کے ISPR اس کے چیف جو تھے جنرل صاحب، اور DG اس کے ISPR کے، اور پاکستان کی سب سے بڑی فوجی خفیہ ایجنسی ISI کے چیف بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے بیٹھ کر بہت سے انکشافات کیے، اور غالباً اس کا مقصد دو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ارشد شریف ہے اس کی تدفین کی طرف سے تمام توجہ ہٹ جائے میڈیا کی، اور دوسری جو مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ کیونکہ عمران خان آج سے اپنا مارچ شروع کرنے کا اعلان کر چکے تھے، تو لہٰذا ان کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ وہ کس طرح سے ان سے ملتے رہے اور انہیں کیا کیا پیشکشیں کی۔ تو مجھے تو یہ سب سن کر یہ افسوس ہوا اور دکھ ہوا کہ ظاہر ہے کہ ایک جو ہے سول حکومت کا سربراہ وہ جب جاتا ہے کسی اور ادارے کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری طاقت ہی اس کے پاس ہے، جو بہت ہی شرمندگی اور ندامت کی بات ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ تمام دن چینلوں پر بس یہی پریس کانفرنسیں چلتی رہیں ایک کے بعد ایک، اور انہی کے ارد گرد اور انہی کے جو نکات تھے انہی پر پھر پروگرام ہوتے رہے۔ اور وہاں میں نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں ایک تو صحافیوں کی بہت بڑی تعداد بلائی گئی تھی، وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے بہت ہی مؤدبانہ سوالات کیے، جس کے جواب ظاہر پہلے سے تیار تھے وہ ملتے رہے ان کو۔ اور زیادہ تر صحافیوں کا نقطہ یہی تھا کہ جو عمران خان جو کچھ کہتے پھر رہے ہیں، فوج اس کے بارے میں اس پہ کوئی اپنا رد عمل ظاہر کیوں نہیں کرتی۔ زیادہ تر صحافیوں نے یہی سوال کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ میڈیا بس اسی میں مصروف رہا، اور میڈیا کی پہلی خبر، پہلی سرخی ارشد شریف کی تدفین نہیں بنی جو بننی چاہیے تھی۔ کل کی یہ پریس کانفرنس اس لحاظ سے بہت خوش آئند تھی کہ DG ISI اور DG ISPR نے بار بار یہ اعادہ کیا کہ فوج نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سول معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی، اور یہ جو چیف ہیں جنرل باجوہ، انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا تھا تو یہ کوئی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ جو فوج کی جو سینئر جس کو کمان کہا جاتا ہے، یا وہ اہلکار جو آئندہ 15-20 برس جو بہت اہم عہدوں پہ رہیں گے، ان سب کا یہ فیصلہ تھا کہ آئندہ سے فوج صرف اپنا آئینی کردار ادا کرے گی، اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں بار بار کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتی، تو یہ ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آئینی کردار تک محدود رہیں گے۔ تو بات تو بہت اچھی ہے، لیکن جو تاریخ ہے پچھلے 70-75 برس کی، اس کے بعد تو بس یہ شعر یہاں پر پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اگلے چند برس اس فیصلے کے لیے ایک ٹیسٹ پیریڈ ہوگا، یعنی کہ آئندہ انتخابات ہوں وہ بالکل غیر جانبدار ہوں، اور ایسے صحافی جو بہت سے انکشافات کرتے ہیں یا جن کی رپورٹنگ سے کچھ حقائق سامنے آتے ہیں، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کی جانوں کو خطرہ نہ ہو، انہیں اٹھا کر مارا پیٹا نہ جائے، انہیں اغوا نہ کیا جائے۔ جب یہ واقعات نہیں ہوں گے تب یہ صحیح طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں جو فوج نے کہا ہے تو واقعی ایسا ہو بھی رہا ہے۔